दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन पे। दोस्तों, जहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं नया एक्ट जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट, 1930। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, राइट, जहां पे आज जो है बेसिक्स ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, राइट, जहां पे हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फर्क क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होने के बावजूद भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, राइट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दोस्तों, मैं डायरेक्टली जो है प्रोविजन से स्टार्ट नहीं करूंगा। ओके, सबसे पहले अपन अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या फर्क था। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहां पे दो पार्टीज होती थी। कौन सी? एक होती थी प्रोमिसर, एम आई राइट और नॉट? यस। यहीं से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ऐसी कौन सी चीजें थी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर नहीं था। एक चीज बहुत पिक्चर क्लियर है दोस्तों कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया है 1930 में। इसका मतलब है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये बाद में आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले आया था। इसका मतलब बहुत सिंपल से ये हो गया कि 1872 में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऐसी बहुत सारी चीजें मिसिंग थी जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कवर की गई होंगी। या यूं आप कह लीजिए ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई करने के बाद करेक्ट रिजल्ट जो है नहीं प्रोवाइड करता था। तो बहुत सारी बातें जो हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एडिशनली पुट ऑन की गई हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं था। जैसे कि आप एक समझे, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो पार्टीज होती थी। कौन कौन सी दोस्तों? एक आपको पता है प्रोमिसर था और दूसरा कौन सा था? प्रोमिसी था। यस और नो? यस। अच्छा, यहां पे क्या होता था, ये क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ ऑफर देता था। अच्छा, ऑफर वो किसी भी चीज का दे सकता है, पेमेंट का दे सकता है या कुछ सेल करने की बात कर सकता है या बाय करने की बात कर सकता है, यस और नो। बट जरूरी नहीं है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑफर दिया जा रहा है वो जरूरी ना हो, वो जरूरी नहीं कि वो सेल का ही ऑफर हो, राइट। पेमेंट का भी ऑफर हो सकता है, आप मुझे ये दे दो मैं बाद में आपको कर दूंगा, राइट, या आप ये शर्त मेरी मान लो मैं आपकी ये शर्त पूरी कर, तो दैट प्रॉमिस डज नॉट नेसेसरली मीन सेल, राइट। बट अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हो, यस और नो, तो डेफिनेटली यहां पे जो दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है? सेल का हो रहा है। और ये अगर सेल कर रहा है तो डेफिनेटली ये पार्टी क्या कर रही है? परचेज कर रही है। यस और नो? यस। तो यहां पे जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है वो बेसिकली किसका है? सेल एंड परचेज का है। अच्छा, अब बात ये आता है कि यहां पे ऑफर इसने किया था, इसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। से समझ लो ऑफर दिया कि भैया मुझे जो है विल यू लेंड मी ₹1 लाख, यस नो, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट। अब ये बताइए यहां पे ये जो ऑफर दिया इसने, राइट, क्या ऑफर दिया कि क्या आप मुझे 1 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट में दे सकते हो? क्या आप इसे सेल कहोगे? नहीं, इट इज नॉट कॉल्ड एज सेल, राइट। तो सबसे पहली बात आती है, सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये कवर कर लिया, ओके। अच्छा, क्या ये चीज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगी? नहीं होगी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्पेसिफिकली किसको कवर कर रहा है दोस्तों? सेल और परचेज को कवर कर रहा है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, तो अब मेरी बात एक चीज और समझ लो कि यहां पे जो ऑफर दिया जा रहा है इसका जो स्कोप है वो बड़ा है, राइट। इसमें सेल भी कवर हो सकता है, अदर देन सेल वाले ट्रांजैक्शन भी कवर हो सकते हैं, और इसका स्कोप जो है दोस्तों वो क्या है? बहुत ही नैरो है, right? Yes, specifically means to say what? Sale and purchase only. Correct? Yes.
अब चूंकि बात यहाँ पे सेल एंड परचेज की आ रही, तो यहाँ पे जो पार्टी भी है दोस्तों वो कौन है, सेलर है और बायर है। तो यहाँ पे जो प्रोमिसर था वो क्या बन गया, सेलर, जो प्रोमिसी था वो क्या बन गया, बायर। हो सकता है यस। अच्छा ऐसा भी हो सकता है प्रोमिसर जो है वो बायर बन जाए। प्रोमिसर जो था, यहां पे जो प्रोमिसर था क्या वो बायर हो सकता है या नहीं हो सकता है, बोलो जरा फटाफट से। क्या यहां पे जो प्रोमिसी है क्या वो सेलर हो सकता है क्या, सोच के देखें जरा। अगर यहां पे मैं एक चीज समझ रहा हूं, सेलर जो है क्या करने वाला है, मेरी बात बताओ यहां पे फटाफट से। सेलर जो है यहां पे सेल करने वाला है, क्या करने वाला है, सेल करने वाला है। और जब ये सेल करेगा तो ये क्या करेगा, उस चीज को बाय करेगा। ऑफर कौन देगा, यहां पे सेलर देगा। मैं सेल करना चाहता हूं, विल यू बाय, मेरी बात समझ में, यस। तो यहां पे ये क्या दे रहा है, ऑफर ऑफ सेल। क्या दे रहा है, ऑफर ऑफ सेल। आ रहा है बात समझ में, यस। तो प्रोमिसर जो था, प्रोमिसर जो था वो कौन हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, और प्रोमिसर जो है वो बायर भी हो सकता है। अच्छा तो ये प्रॉमिस क्या करेगा, बोलो। अच्छा इसने जो ऑफर किया सेल करने का, तो वो सिंपली क्या कर रहा है, सिंपली क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैं आपके ऑफर ऑफ सेल को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अल्टीमेटली बाय कर रहा हूं। तो जो बायर बन गया वो क्या बन गया, एक तरह से प्रोमिसी भी बन गया। पिक्चर आप क्लियर करते चलिएगा, यस और नो। तो एक तो ये पिक्चर क्लियर होगी कि सेलर जो है वो प्रोमिसर हो गया और बायर जो है वो प्रोमिसी हो गया। अच्छा दूसरी बात मैंने ये बोली, क्या सेलर प्रोमिसी हो सकता है, क्या सेलर प्रोमिसी हो सकता है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अच्छा अब इसने जो ऑफर दिया था, मेरी बात ध्यान समझिएगा, इस केस में क्या आ रहा था, कंसिडरेशन भी आ रहा था, यस और नो। और कंसिडरेशन में केस में क्या लिखा हुआ था कि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉमिस। देखिएगा यहां पे जरा फटाफट से, प्रॉमिस इज इक्वल टू क्या था, एक्सेप्टेंस प्लस ऑफर, है ना, यस। और एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया था, जब प्रॉमिस क्या बना रहा है, कंसिडरेशन। प्रॉमिस क्या बना रहा है, कंसिडरेशन। एंड कंसिडरेशन की मीनिंग में क्या लिखा था, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसी has to do or does do, yes or no, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और abstain from doing or promise to do, मतलब past present और future में कुछ ना कुछ जो है वो क्या कर रहा है, कंसिडरेशन पे कर रहा है, flow from promisee to promiser। ये कौन बोल रहा था, एग्रीमेंट, कौन बोल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा था। यहां पे क्या होएगा, जब सेलर ऑफर टू सेल करेगा दोस्तों, तो ऑफर टू सेल के साथ इसकी प्राइस भी यही मेंशन करेगा। आ रहा है बात समझ में, यस। क्या यहां पे प्रोमिसर ने भी यही किया था कि विल यू बाय माय कार एट द रेट ऑफ ₹1 लाख, यस, वो उसने भी किया था। और इसने क्या किया था, यहां पे एक्सेप्ट कर लिया था, क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था इसके ऑफर को एज इट इज, अनकंडीशनली। बोलो हाँ या ना, यस। अगर क्रॉस वो कर देता, चेंज कर देता, तो क्या हो जाता, काउंटर ऑफर, मतलब ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता, नलीफाई, यस नो, यस। तो उसने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे भी क्या हो रहा है, सेलर जो है ऑफर कर रहा है प्लस प्राइस के साथ। तो वहां पे हम वर्ड यूज करते थे कंसिडरेशन, यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं हम प्राइस। और इसने क्या करना है दोस्तों, प्रोमिसी ने एज इट इज इसको जो है एक्सेप्ट कर लेना है। मेरी बात समझ में आ गया या नहीं आ गया, यस और नो, यस। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसको हमने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, जब सेलर ने क्या किया दोस्तों, ऑफर ऑफ सेल दिया किसको, बायर को, अलोंग विद द प्राइस, एंड बायर ने एज इट इज उस ऑफर को अलोंग विद द प्राइस क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बिकम्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यस सुनो। तो जनरली आप अंडरस्टैंडिंग ये रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं कि प्रोमिसर प्रोमिसी नहीं हो सकता था, प्रोमिसी प्रोमिसर नहीं हो सकता था। सेम वे सेलर जो है प्रोमिसी नहीं हो सकता, बायर जो है प्रोमिसर नहीं हो सकता। आ रहा है बात समझ में। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में दो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पास, एक तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो सेल करना चाहेगा, मेरी बात समझ में आया, यस और नो, जो सेल करना चाहेगा वो क्या करेगा, ऑफर ऑफ सेल देगा प्लस प्राइस देगा। अब यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल ले लो, सपोज बायर है,
और यहां पे सेलर है। अब ऑफर क्या है, बायर के साइड से आ रहा है, समझिएगा मेरी बात को। बायर अब ऑफर दे रहा है, विल यू सेल योर स्टॉक एट द रेट ऑफ रुपीज, यस 100 पर स्टॉक, ठीक है। क्वांटिटी से सपोज मान लो 1000 है, टोटल कितना हो गया 1,00,000 रुपए का। अब इस केस में क्या हो गया, बायर बोल रहे हैं विल यू सेल योर स्टॉक, मतलब यहां पे ये क्या हो गया, प्रॉमिसर, राइट, यस। और यहां पे ये कौन हो गया, अब ये क्या करेगा, सेलर जो है वो एज इट इज एक्सेप्ट करेगा या तो मना कर देगा, बोलो हाँ या ना, यस। तो यहां पे प्रॉमिसर कौन हो गया, बायर। ऑफर कौन दे रहा है, बायर दे रहा है। ऑफर कौन दे रहा है, बायर दे रहा है। अच्छा ये बताओ, इसके स्टॉक की प्राइस क्या ये डिटरमाइन कर सकता है, डिटरमाइन नहीं कर सकता, बट ऑफर दे सकता है क्या, हाँ ऑफर दे सकता है कि सर आपका स्टॉक जो है मैं इतने में खरीदना चाहता हूं, क्या आप सेल करोगे। सेलर क्या करेगा, या तो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनेगा, बनेगा। और अगर रिजेक्ट कर देगा तो एज इफ ऑफर वाज नॉट मेड, आ रहा मेरी बात समझ, ऑफर मिला, ऑफर दिया पर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, यस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेलर चाहेगा तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो डेफिनेटली बिकम्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इस एग्जाम्पल में सेलर कौन है, प्रॉमिसर है, बायर कौन है, प्रॉमिसी है। और इस एग्जाम्पल में क्या हो गया, बायर प्रॉमिसर हो गया, सेलर कौन हो गया, प्रॉमिसी हो गया, यस और नो, यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉमिसर जो है वो सेलर भी हो सकता है और बायर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन केस टू केस। प्रॉमिसी इस केस में सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, बट मेन जो जनरलिटी, अगर जनरल प्रोविजन अगर अडॉप्ट करें, अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चल के अपन ये सोचते हैं कि थॉट प्रोसेस जनरलिटी पे क्या जाएगा, तो जनरलिटी पे सेलर जो है प्रोमिसर रहेगा और बायर जो है प्रोमिसी हो सकता है। बट इसके बावजूद भी बायर जो है ऑफर दे सकता है, अलॉन्ग विद द प्राइस दे सकता है, प्रोमिसी बीइंग अ सेलर उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर ले तो दोनों ही केस में क्या बन जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्रक्स में क्या हो गया कि यहां पे वर्ड जो है दोस्तों प्रॉमिसर प्रॉमिसी नहीं दिया है, यहां पे क्या दिया हुआ है, सेलर एंड बायर। तो एज सच अगर हमें यह समझना पड़ेगा सेलर का मतलब क्या होता है, बायर का मतलब क्या होता है, ओके। देन इसके बाद गुड, ओके, जो सेल और परचेज कर रहे हैं तो वो किसका हो रहा है, गुड्स का हो रहा है, राइट। और सर्विस भी हो सकती है, बट क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट सर्विस कवर करेगा, नहीं, क्योंकि उसके एक्ट में लिखा है सेल ऑफ गुड्स। तो यहां पे सिंपल सा सर्विस को कवर ही नहीं किया गया। किसको कवर किया गया दोस्तों, गुड्स को कवर किया गया। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो अगर गुड्स के सेल को अपने को क्या करना है, अनुबंधित करना है, प्रतिबंधित करना है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, कंप्लायंस देना है, तो डेफिनेटली सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब चूंकि सेल हो रहा है, ट्रांजैक्शन और हमेशा दो पार्टीज के बीच में होगा, तो नंबर 1 पार्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, सेलर, नंबर 2 पार्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, बायर। बट अपने को समझना है कि सेलर का मतलब क्या होता है, बायर का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब क्या होता है, और चौथा है प्राइस का मतलब क्या होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट अब जो है हमारा कहां पे जाएगा दोस्तों, सेलर पे, गुड्स पे, प्राइस पे, बायर पे। क्या यहां तक क्लियर है, यस। अच्छा, अब मेरे को शॉर्टकट में आप जल्दी से फटाक से बता दो, स्कोप बड़ा किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तो स्कोप बड़ा है दोस्तों किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो कहने का मतलब क्या है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने सेक्शन 10 पढ़ा था, वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो अब मैं यहां पे अगर बात करता हूं वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी था दोस्तों, देयर हैज टू बी 2 पार्टीज, देयर हैज टू बी 2 पार्टीज।
एंड टू पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो ये जो कॉम्पिटेंसी वाला क्लॉज है ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं बताएगा, कॉम्पिटेंसी को एक्सप्लेन नहीं करेगा, पर ये कॉम्पिटेंसी के लिए, क्योंकि इसने बोला है कॉन्ट्रैक्ट तो सेल वाला भी है, तो अगर इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है अंडर सेक्शन 10 तो डेफिनेटली कॉम्पिटेंसी वाला प्रोविजन जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी लग जाएगा। मतलब पार्टी शुड नॉट बी माइनर। Am I right or not? Yes. Party should not be unsound mind. Party should not be disqualified from any of the law time being in force. समझ में आया? Yes. दूसरा क्या बोलता था दोस्तों? फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट भले ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ना दिया गया हो, बट फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सॉरी 23, 24, 25 कंसिडरेशन का है, एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। तीसरा बोलते हैं दोस्तों प्राइस कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का यहां पे मतलब जो है वो प्राइस से है। वो किससे है? प्राइस है। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जो सेक्शन दैट 2D राइट, कंसिडरेशन 23, 24, 25 जो यहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करवाएगा वो चीज हम अप्लाई करेंगे। जो चीज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मना कर देगा वो चीज अप्लाई नहीं करेंगे। जहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने कंसिडरेशन किसी भी चीज के बारे में बात ना की हो, आ रहा है बात समझ में, तो वो चुपचाप प्रोविजन यहां पे अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया? अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने बोल दिया कि मेरे कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ कैश है, तो सिर्फ कैश ही रहेगा, बाकी की चीजें यहां पे अप्लाई नहीं होगी। बट अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने यह बोल दिया कि कैश के अलावा भी बाकी सारी चीजें रहेंगी, तो अब भले ही यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट हो अबाउट द कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन की जो आत्मा को है वो उठा के यहां पे हम लगा देंगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस। तो जहां जहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने स्पेसिफिकली कोई चीज मेंशन कर दी है उसको आप फॉलो कर लें, दूसरे एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट जहां जहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चीजों को आप यहां पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे सेक्शन नंबर 2 का जो लास्ट डेफिनेशन है ये रहा, एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देख लें जरा फटाफट से, यस और नो, हैव द मीनिंग्स असाइन टू देम इन दैट एक्ट। तो कहने का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चूंकि ब्रॉड स्कोप रखता है राइट, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट नैरो स्कोप रखता है, तो जो भी बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने कही है और जिसके बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है, आ रहा है बात समझ में, तो वो सारी चीजें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अप्लाई हो जाएंगी। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहां पे कि यहां पे सेलर का मतलब, क्या सेलर को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिफाइन किया है? नहीं किया है। तो अपन ये देख लेंगे क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने सेलर को डिफाइन किया हुआ। तो अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने सेलर को डिफाइन किया है, तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन है वही कवर करनी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या किसी और एक्ट की डेफिनेशन जैसे कवर नहीं करनी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट राइट, जीएसटी, तो वहां पे भी गुड्स डिफाइंड है। तो यहां पे स्पेसिफिकली ध्यान से समझिए, गुड्स का मतलब यहां पे क्या होएगा दोस्तों, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अप्लाई डिफाइन किया गया गुड्स है उसको आप डिफाइन यहां पे यूज करेंगे। सेलर का जो मतलब यहां पे डिफाइन किया गया है वही यूज करेंगे। यहां पे अगर डिफाइन नहीं किया गया तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जा सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर? यस। बाकी किसी और एक्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक्शन 2 ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है, ध्यान से समझिएगा, एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट have the meaning assigned to them in that act। तो जनरल टर्म्स में बोल रहा हूं कि अगर कोई भी चीज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है तो सिर्फ आपके पास एक ही दरवाजा खुला है, कहां पे? तो आगे या तो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई कर दे 1930, ठीक है, यहां पे जो भी डेफिनेशन दी गई है उसको फॉलो कर ले। अगर यहां पे नहीं मिलता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे चले जाए। पिक्चर क्लियर है? यस और नो? यस। अगर आपको वहां पे भी नहीं मिलता तो किसी तीसरे एक्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? आपको कहां जाना है? सीधा फिर
कोर्ट के जजमेंट पे। तो केस स्टडी आप पकड़ लीजिए, केस स्टडी में जो भी कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है वो आप अप्लाई कर दें। और अगर यहां पे भी से सपोज उस मुद्दे की जो डिस्कशन है वो कोर्ट में भी नहीं गई है, तो फिर जो अपने पास एक नॉर्मल थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं कॉमन पार्लेंस थ्योरी, कॉमन पार्लेंस थ्योरी, आम बोलचाल की भाषा है ना, जो समाज में बोली जाती है, जो चार लोगों के बीच में बोली जाती है, जिनका नॉर्मल मतलब जो है आम जनता निकाल लेती है, उसी मतलब को जो है कंसीडर करके आगे की बात रखी जाएगी। सो बीइंग अ स्टूडेंट दोस्तों, हमें जो बात करनी है वो सिर्फ यहीं तक करनी है, कॉमन पार्लेंस तक जाना नहीं है। तो सबसे पहले आप सोगा देख लो, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके डेफिनेशन में दो दिया है। अगर वहां पे नहीं मिलती तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले जाइए, वहां पे देख लीजिए अगर कोई चीज मिले। वहां पे भी नहीं है तो आप कोर्ट के जजमेंट पे चले जाइए। दैट्स ऑल अबाउट, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ना ही आपको यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई करना है, ना ही इनकम टैक्स अप्लाई करना है, कोई भी एक्ट, ना ही कंपनी लॉ, कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। तो सेल्स ऑफ गुड्स को समझने के लिए पहला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नहीं है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं है तो कोर्ट का जजमेंट। ये पिक्चर क्लियर है? यस। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं, मैं क्या समझना चाहता हूं सर? मैं समझना चाहता हूं सेलर का मतलब क्या होता है। तो सेलर का मतलब अगर आपको समझना है तो सीधा सबसे पहले कहां पे जाना है दोस्तों? डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन पे आ जाइए, सेलर दिया है क्या? ओके, देख लेते हैं फटाफट से। यस, ये रहा सेलर। सेलर का मतलब क्या है? मींस अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब नेचुरल पर्सन है ना, हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हु सेल्स और एग्रीज। अच्छा, यहाँ पे ये जो पर्सन का मतलब है, क्या नेचुरल पर्सन बस हो सकता है क्या? क्या नेचुरल पर्सन हो सकता है? बोलो ना जरा फटाफट से, क्या नेचुरल पर्सन ही बस होगा? अब मैं बोलूं सर पर्सन, तो आप अगर सपोज आप देखोगे तो पर्सन कई तरीके के होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफाइन किया गया है। अगर आप आगे जाके ना इनकम टैक्स पढ़ोगे तो वहां पे इनकम टैक्स एक्ट में बोला है पर्सन का मतलब इंडिविजुअल भी होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी होती है, पार्टनरशिप फर्म भी होता है। बट मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला? इनकम टैक्स एक्ट में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो बोले सर अगर मान लो कंपनी कोई चीज सेल करती है तो क्या लगेगा? कंपनी एक्ट लग जाएगा। यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आने की जरूरत नहीं आपको। सर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कोई काम कर रहा है तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा, और पार्टनरशिप एक्ट से आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आ सकते हो, क्योंकि वहां पे वो बोला होगा कि जो चीज यहां पे नहीं है तो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जा सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये जनरल प्रोविजन से दोस्तों हर जगह अप्लाई होते हैं। मेरी बात समझ में? तो जब भी बात आ जाएगा पर्सन का मतलब कंपनी, तो फिर कंपनी है। पर्सन का मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप एक्ट लग जाएगा। आ गया बात समझ में? यस। बट यहां पे पर्सन का मतलब सिर्फ क्या रहेगा? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जिनका जन्म होता है नेचुरली, है ना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, गुरु गुप्ता, ये सब कौन है? नेचुरल पर्सन। बट कंपनी कौन है दोस्तों? आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे व्यक्ति ने बनाया है बाय कंप्लाइंग व्हाट? लीगल प्रोविजंस। तो उसे लीगल पर्सन भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये कौन से व्यक्ति हो गए? ये नेचुरल व्यक्ति हो गए जो बोलते हैं सेल्स और एग्रीज टू सेल। मतलब यहां पे सेल का मतलब दो चीजें होगी दोस्तों। सेल का मतलब क्या हो गया? दो चीजें हो गई। तो अब चलिए समझते जाते हैं इसको। सेल का मतलब यहां पे दो चीजें होगी। एक तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं अपन? यस, सेल कर रहे हैं। सेलर कौन हो गया? यस, सेलर। सॉरी, सेलर। सेलर कौन व्यक्ति हो गया? जो तो पर्सन हु, यहां पे मैं लिख रहा हूं हु सोल्ड द गुड्स और एग्री टू सेल द गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया सर? अच्छा, अभी इसको इंटरप्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब मैंने बोला था सर गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? तो अगेन अपन जाते हैं गुड्स पे। गुड्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है ना, तो चलिए कोई बात नहीं। गुड्स का मतलब यहां पे दिया हुआ है दोस्तों। गुड्स का मतलब क्या हो गया? गुड्स का मतलब बोलता है काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब इसने इसी शब्द को अगर आप समझो तो मैं अगर बोलता हूं कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को बिल्डिंग बेच रहा है,
या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा? नहीं, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसने क्या बोला है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया। अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते? कर सकते सर, पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा वहां। तो वहां पे क्या अप्लाई होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई हो जाए। तो जब भी आप कोई भी बिल्डिंग वगैरह बेचते हो या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, राइट, या ऐसी कोई भी चीजें जो कनेक्टेड टू द अर्थ है, राइट, वो सब किस में आएंगी दोस्तों? इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे लिफ्ट हो गया, तो ये जो है ये दैट इज कनेक्टेड टू द प्रॉपर्टी, दैट आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सब वहां पे डिस्कस करें। तो कहने का मतलब जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनको आप हटा दो, उनको आप क्या कर दो? हटा दो। आ गया बात समझ में? वो कवर नहीं होंगी। कौन कवर होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो गुड्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मूवेबल। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यहां पे बोला मूवेबल, जो चलती फिरती चीजें हो वो, अदर देन, उन चलती फिरती चीजों में भी इसको आप हटा दो। एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब हो गया बोरोइंग्स, ड्यूज, डेट्स। मैंने बोला ना, ए ने प्रॉमिस किया भैया आप मेरे को उधार दे दो, मैं 10% पे आपको जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे कर दूंगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस लेने की बात आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्शनेबल क्लेम। ओके, एक्शनेबल क्लेम। तो यहां पे जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा वो आपको मिलेगा। बोलो हाँ या ना? यस। तो वो तो सब चलती फिरती चीज है, क्या वो मूवेबल में आएगी? नहीं आएगी। तो वहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बोरोइंग या लेंडिंग का, तो वहां पे क्या लग जाएगा दोस्तों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रोविजन पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। बट जब मैं बात करता हूं लोन्स एंड एडवांसेस की, लोन्स एंड एडवांसेस की, तो वहां पे बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि भैया ये जो लोन्स एंड एडवांस है कैश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो बात करेगा, अगर कैश में होगा तो आप टैक्स वैक्स बचाने की कोशिश करोगे, वहां पे टैक्स चोरी करने की कोशिश करोगे तो इनकम टैक्स लग रहा है। तो आ रही है बात समझ में? तो लोन्स एंड एडवांसेस जितने मुद्दे आएंगे उतने उतने एक्ट अप्लाई होते हैं। पर हमारा मुद्दा यहाँ पे किसका है? सिर्फ सेल का। मेरा मुद्दा टैक्स का नहीं है, मेरा मुद्दा मोड ऑफ पेमेंट का नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा मुद्दा। तो मैं इनकम टैक्स क्यों लगाऊं? है ना, क्यों कंपनी एक्ट लगाऊं कि भैया कंपनी जो है लोन दे सकता है नहीं दे? मेरा उतना मुद्दा नहीं। मेरा क्या मुद्दा है कि कोई नेचुरल पर्सन जो है, नेचुरल पर्सन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, नेचुरल पर्सन क्या एक्शनेबल क्लेम को, जो भी पैसा है उसका लेना या देना, क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जो है ले दे सकता है, उसका लेना देना कर सकता है? नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा। वहां पे सीधा सीधा क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं। तो बाकी एक्ट पे हम जाएंगे नहीं, सिर्फ हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अलावा एक ही एक्ट बचा है, वो क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो चीज यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं है उसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर कर लेंगे। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। तो एक्शनेबल क्लेम जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मुद्दा नहीं है। एंड मनी, एंड मनी मतलब क्या हो गया? अच्छा, जो पैसे अपन रखते हैं क्या ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है? यस, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। पर इसका जो लेन देन है, मैंने ये नहीं बोला इससे जो लेन देन करते हैं, मैंने बोला इसका लेन देन, मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ मनी की बात कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन फॉर मनी की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब पैसे का लेन देन जो है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि जैसे सपोज मान लो मेरे पास फॉरेन करेंसी है, अब फॉरेन करेंसी के बदले में मेरे को इंडियन करेंसी चाहिए। आ रहा है बात समझ में? तो यहां पे जो लेन देन हो रहा है ये किसका हो रहा है? मनी का हो रहा है, बीइंग गुड्स। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो ये जो लेन देन है पैसे का, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा दोस्तों। तो पैसे का लेन देन जो है वो सेल ऑफ गुड्स में नहीं आता है। आई होप आई एम क्लियर? यस। बट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। तो जो शेयर आप बेच रहे हो, राइट, यस, तो नॉर्मली शेयर जो होता है वो कंपनी का होता है दोस्तों। तो बेसिकली वहां पे कंपनी एक्ट लगता है। पर जो जनरल प्रोविजंस होंगे, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो जनरल प्रोविजन बताया जा रहा है वो कंपनी एक्ट में भी अप्लाई हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहाँ पे जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? खेत में आपने बीज बोए थे, अभी फसल जो है लहला रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रास,
राइट। तो ये जो उगे हुए घास है, तो ये भले ही घास वो हैं जो जमीन से कनेक्टेड है, पर इनको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं कवर करोगे, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर। तो दो उनका नेचर जो है वो इमूवेबल काइंड ऑफ है बिकॉज दे आर अटैच्ड टू दैट, बट डेफिनेटली स्टिल इनको किस में कवर किया जाएगा, गुड्स में कवर किया जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? या थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब जैसे ये क्या हो गया, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, लैंड से कनेक्टेड चीजें, लैंड से कनेक्टेड जैसे क्या हो गया, लैंड से कनेक्टेड सपोज मान लो जैसे ट्रीज हमने बोल दी है ना, ट्रीज बोल दिया, तो ट्रीज क्या, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। यस और नो? यस। सपोज या तो हमने कोई शेड बना दिया, राइट, टेम्परेरी शेड हमने बना दिया, तो ये बोला है विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल। कहने का मतलब क्या हो गया, तो जो अगर आप शेड की बात कर रहे हो या बिल्डिंग की बात कर रहे हो, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो, ये सब इसमें कवर नहीं हो क्योंकि एग्रीड टू बी सीवियर्ड नहीं होते। सीवियर्ड मतलब क्या है, सेल के पहले जो है इनको क्या किया जा सके दोस्तों, सहमति किया जा सके, हाँ भाई इसको हम आपको प्रोवाइड कर सकते, अलग करके हम प्रोवाइड कर सकते बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाए। जैसे लहलहाती हुई फसल है दोस्तों, है ना, तो बिफोर सेल इनका आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो और एग्रीड टू बी सीवियर्ड है, इनको काटा जा सकता है, बट बिल्डिंग को आप काट नहीं सकते हो, है ना। तो अभी जैसे सपोज फसल है बहुत सारी लहरा रही, बट मैंने बोला सपोज मान लो कितने 100 क्विंटल की जो है फसल है भाई, पर मैंने बोला 10 क्विंटल की जो फसल ये मैं आपको, तो एग्रीड टू बी सीवियर्ड है, अलग किया जा सकता है उसको। आ रहा है बात समझ में? सेल के पहले ग्रोइंग क्रॉप से अटैच टू दैट है, बट उसे एग्रीड टू बी सीवियर्ड पहले से हमने अलग कर दी कि 100 क्विंटल में से सिर्फ आपको 10 क्विंटल दिया जाएगा। ऐसी सारी चीजें जिसे आप एग्रीड टू बी सीवियर्ड है, उसे आप गुड्स में शामिल कर लोगे। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो गुड्स का मतलब बहुत सिंपल सा हो गया यहां पे। गुड्स का नॉर्मल मतलब अभी बता रहा हूं, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी कवर होगी बट इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होगी, राइट। बट मूवेबल प्रॉपर्टी में भी एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ये भी बाहर हो गया, गुड्स में कवर नहीं है। ओके, यस। बट ग्रोइंग क्रॉप्स दो इमूवेबल बाय नेचर, दो इमूवेबल बाय नेचर, बट जो इसमें से क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स, इनको स्पेसिफिकली बोला गया है, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स होगी, ठीक है। और एनीथिंग एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल, ये सब कवर हो जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? यस। बाकी की चीजें जो है रिमेन अदर थिंग्स, वो कवर्ड नहीं होंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे गुड्स का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, एक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होंगी, इमूवेबल तो बाकी पूरा हट गया। मूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ कौन कवर है, ग्रोइंग क्रॉप्स। मूवेबल प्रॉपर्टी में सारी चीजें कवर है, उसके अलावा ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी में ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी ये पूरी कवर होगी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ये दो चीज कवर नहीं होगी। अच्छा, बाकी की जो इमूवेबल है बाय नेचर, अगर वो ग्रोइंग क्रॉप्स है कवर्ड है, और एनीथिंग एग्रीड टू सीवियर्ड बिफोर सेल है, वो सारी की सारी चीजें कवर रहेगी। इसके अलावा कोई भी चीज इमूवेबल नेचर की है वो कवर नहीं होगी। तो गुड्स का मतलब समझ में आ गया। अब इस गुड्स को बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी रेज किया हुआ है, सर गुड्स जो है ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पे हम सेल कर रहे हैं उस टाइम पे मेरे पास गुड्स हो, और जिस टाइम पे सेल कर रहे हैं उस समय गुड्स नहीं है, बाद में गुड्स आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये मोबाइल है, मैं इसको बेचना चाहता हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज ये मेरे पास अभी गुड्स है, पर अभी सपोज ये मैन्युफैक्चरिंग में है, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ ये मॉडल,
पर मैंने बोला ये मैन्युफैक्चरिंग, अभी इसका एडवर्टीजमेंट आ गया, सारी चीजें आ गया, अबाउट टू लॉन्च होने वाला है, अगले 1 महीने के अंदर आ जाएगा। अब चूंकि इतना बढ़िया सेट था, लोगों ने पहले से ही जो है इसकी बुकिंग शुरू कर दी। तो बताओ जरा फटाफट से, इस गुड्स की सेल का पैसा जो है आज हम ले सकते हैं नहीं ले सकते? क्या सेल हम कर सकते हैं, इसको ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? तो ट्रांजैक्शन करना एक बात है और इसकी डिलीवरी देना दोस्तों अलग बात है। तो इस तरीके से गुड्स को जो है क्लासीफाई किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। बट गुड्स का मतलब कौन सा गुड्स दोस्तों? मूवेबल, इमूवेबल नहीं। तो ये जितने हैं ये सब बाहर है। अच्छा, इसमें से जो कवर है ऑल टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें या तो आपके पास है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्जिस्टिंग गुड्स। आपके पास अभी नहीं है, बाद में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्यूचर गुड्स। तो पहला क्या हो गया? एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरा क्या हो गया? फ्यूचर गुड्स। तीसरा क्या है आपके पास? ascertained goods और unascertained goods। अब ये ascertained फ्यूचर गुड्स समझ में आ गया? यस और नो? यस। मतलब ये क्या हो गया? ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय सेलर एंड इट इज इन पोजीशन ऑफ सेलर। एक्वायर्ड भी है, पोजीशन में भी है। ये क्या है? टू बी एक्वायर्ड। अभी तक एक्वायर्ड ही नहीं हुआ है, पर डेफिनेटली बाद में इसे एक्वायर करेंगे और बाद में पोजीशन में आएगा, अभी नहीं है। असर्टेन गुड्स क्या है? एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड है, बट मल्टीपल क्वांटिटी अवेलेबल। जैसे आपने सपोज मान लो स्कूटी खरीदना है या एक्टिवा खरीदना है, अब आप शोरूम पे जाते हो तो बहुत सारी एक्टिवा रखी हुई है, तो उसने एक्वायर तो किया हुआ है, पर कौन सी एक्टिवा आप लोगे? नंबर 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अनअसर्टेन गुड्स। सेम वही, एक्वायर्ड बट अवेलेबल इन मल्टीपल क्वांटिटी। क्लियर नॉट क्लियर? अनअसर्टेन गुड्स है, अभी ये स्टेज जो है अनअसर्टेन। बट जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हो, बट सिलेक्टेड आउट ऑफ वन आउट ऑफ देम और 2 आउट ऑफ जो भी आपको खरीदना है, बट जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये वाला एक्टिवा, ट्राई अंडरस्टैंड दैट, एट दैट मोमेंट इट बिकम्स व्हाट? असर्टेन गुड्स। तो असर्टेन गुड्स जो है वो एग्जिस्टिंग गुड्स का ही प्रकार है। अनअसर्टेन गुड्स भी एग्जिस्टिंग गुड्स का प्रकार है, पर बायर ने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया तो अनअसर्टेन है, और सेलेक्ट कर लिया तो असर्टेन हो गया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। फ्यूचर गुड्स जो होते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज कंटिंजेंट गुड्स एंड नंबर 2 प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। राइट? यस। तो अब इतने सारे गुड्स हमारे पास हो गए, ठीक है? तो अब इन सारे गुड्स की डीलिंग होगी, तो इन सारे गुड्स की जो डीलिंग होगी, उनकी डीलिंग का कॉन्सिक्वेंस, उनका इफेक्ट, उनका तरीका सब कुछ अलग होगी, हम बाद में देखेंगे। आ रहा है बात समझ में? बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना जरूरी है कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, फ्यूचर गुड्स क्या है, सर्टेन गुड्स क्या है, अनसर्टेन गुड्स क्या है, कंटिंजेंट गुड्स क्या है, प्रेजेंट सेल ऑफ गुड्स, प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स क्या है। एंड इसके अलावा एक और गुड्स बच जाता है, वो फ्यूचर गुड्स भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पेरिशेबल गुड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिशेबल, मतलब जो बहुत ही कम टाइम पे जो है खराब हो जाते हैं। यस और नो? यस। दैट इज सपोज मान लो एग हो गया, अंडा, अंडे का सेल, कुछ टाइम मिल्क हो गया, पेरिशेबल गुड्स है। फिश हो गया, पेरिशेबल गुड्स है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो पेरिशेबल गुड्स, तो इतने सारे गुड्स की जो डीलिंग है वो कौन करेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेगा। तो गुड्स का मतलब जो डिफाइन हुआ है वो कहां पे है दोस्तों? 2.7 पे। कहां पे है? 2.7 पे, ठीक है? तो ये जो गुड्स की बात कर रहा है, ये कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं जो दोस्तों? जो ऑलरेडी एक्वायर्ड है। ओके, नंबर 2। दूसरा आता है फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स कहां पे डिफाइंड है दोस्तों? 2.6 पे।
तो जो एग्जिस्टिंग गुड्स है वो आप यहीं पे कवर कर लेना 27 पे ही। 26 पे जो है वो क्या हो गया, फ्यूचर गुड्स हो गया। आ रहा है बात सर? तो फ्यूचर गुड्स में कंटिंजेंट गुड्स आएंगे एंड प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स आएगा। ये हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। तो यहाँ पे जो फ्यूचर गुड्स में जो कंटिंजेंट गुड्स है, यस और नो? यस, कंटिंजेंट गुड्स है एंड प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स है, वो हम आगे कवर अप करेंगे। ओके, देन इसके बाद जो यहाँ पे आ रहा है वो आता है असर्टेन गुड्स। तो असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स भी किसका हिस्सा है दोस्तों? एग्जिस्टिंग गुड्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एग्जिस्टिंग गुड्स का हिस्सा है, राइट। बट इसका जो इफेक्ट है ये भी आगे के सेक्शंस में हम कवर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यस। पेरिशेबल गुड्स उसी तरीके से यहां पे जो दिया हुआ है सेक्शन नंबर 7 एंड 8 में कवर होगा। ओके, यस। अच्छा, अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग गुड्स है, राइट, तो ये जो आपने असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स लिया है, इसमें जो है इसे जो डिफाइन किया गया है, राइट, जो डिफाइन किया गया है उसे एज अ स्पेसिफिक गुड्स डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया? आइडेंटिफाइड गुड्स, यही है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहां पे एक गुड्स है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। यस, स्पेसिफिक गुड्स जो है दोस्तों वो जो डिफाइंड है आपका, स्पेसिफिक गुड्स जो डिफाइंड है आपका सेक्शन नंबर 214 पे। तो ये देखें यहां पे 214, ये रहा। स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो ये जो स्पेसिफिक गुड्स है इसको आप एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि यहां पे कहने का मतलब क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर गुड्स है, यही मुझे चाहिए। इतने सारे गुड्स में से जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया यही गुड्स चाहिए, तो ये क्या बन गया? स्पेसिफिक गुड्स। इसी को आप क्या बोलोगे? असर्टेन्ड गुड्स। और जो आइडेंटिफाइड नहीं हुए, आइडेंटिफाइड तो है पर सेलेक्ट नहीं किया है आपने। क्या नहीं किया है? सेलेक्ट नहीं किया। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अनअसर्टेन्ड गुड्स। आई होप आई एम क्लियर। यस, स्पेसिफिक गुड्स एंड असर्टेन्ड गुड्स दो डिफरेंट वर्डिंग्स है, बट ऑलमोस्ट 95% जो है इसका मतलब सेम है। पर स्पेसिफिक गुड्स में क्या होता है और असर्टेन गुड्स में क्या होता है? स्पेसिफिक गुड्स के केस में सिंगल गुड्स होता है, आपको वही सेलेक्ट करना होता है। तो कहने का मतलब ये बोला कि आइडेंटिफाइड एंड सिलेक्टेड, बात खत्म। अब जैसे मान लो यहाँ पे वैरायटीज ऑफ गुड्स हैं। वैरायटीज ऑफ गुड्स में जैसे सपोज मान लो एक मोबाइल फोन रखा हुआ है, एक घड़ी रखी हुई है, एक रेडियो रखा हुआ है, राइट, मल्टीपल गुड्स रखे हुए हैं, पर आपने उसमें से एक चीज बोली कि मेरे को ये चाहिए, तो वहां पे उस तरीके का बहुत सारा गुड्स नहीं था, एक ही गुड्स था, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड गुड्स। और जैसे ही आपने उसको चूज किया, एग्रीड किया, कॉल्ड एज व्हाट? स्पेसिफिक गुड्स। पर अगर एक ही प्रकार का गुड्स वैरायटीज में अवेलेबल, जैसे एक्टिवा गाड़ी है ना, अब वो वैरायटीज में अवेलेबल है, तो स्पेसिफिक है कि मुझे क्या चाहिए? एक्टिवा ही चाहिए, बट अभी तक क्या वो अनअसर्टेन्ड है। तो स्पेसिफिक बीइंग असर्टेन चाहिए, तो कहने का मतलब क्या? उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़े। तो शॉर्टकट में मैं बोल दूं कि स्पेसिफिक गुड्स अगर सिंगुलर नंबर पे है, मतलब एक ही है, तो दैट इज स्पेसिफिक गुड। असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स कब आएगा? व्हेन देयर इज अ प्लूरल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल, और उसको आपने अगर सेलेक्ट कर दिया तो असर्टेन्ड हो गया, और अगर अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है तो रिमेन अनअसर्टेन्ड है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, यहां तक पिक्चर क्लियर है दोस्तों? यस। तो गुड्स समझ में आ गया। बायर का मतलब सेम वे पे जैसे सेलर होता है, who bought who sold or agrees to sell, तो उसी तरीके से buy और agrees to buy। और लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों प्राइस। प्राइस का भी यहां पे मतलब बताया गया। क्या? प्राइस का मतलब है मनी कंसिडरेशन। ऑल कंसिडरेशन बात नहीं कर रहा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉड स्कोप, सो कंसिडरेशन उसमें कुछ भी कवर हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी कवर होगा, राइट, इसके बाद एब्सटेन फ्रॉम डूइंग भी कवर होगा, ओके, एक्ट टू डू भी कवर होगा, सारी चीजें कवर। बट यहाँ पे प्राइस का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? मनी से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? यस। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों सेल ऑफ गुड्स एक्ट का,
राइट, ये हमने कवर कर दिया। सेलर का मतलब बता दिया, गुड्स का मतलब यहाँ पे बता दिया, राइट। देन इसके बाद हमने यहाँ पे प्राइस का मतलब बताया एंड बायर का मतलब बताया। आ गया बात समझ में क्या? यस। तो इसको जो ये जो गुड्स यहाँ पे जो दिया, इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, राइट। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिटेल में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन पे, बट आज जो है बेसिक ही कवर कर रहे हैं। इसको देखिए यहाँ पे, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, गुड्स पेरिशिंग बट बिफोर सेल बट आफ्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स की क्लासिफिकेशन हो गई है, पर इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका इफेक्ट है, वो आगे के सेक्शन में हम कवर करें। तो गुड्स जो डिफाइन है, राइट, वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और इसका इफेक्ट जो है वो सेक्शन नंबर दैट इज 6, 7, 8 पे डिस्कशन होगा। प्राइस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो 9 एंड 10 पे डिस्कस होंगे। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे जो सेल कैसे करना है वो सेक्शन 5 में डिस्कस होगा। और कॉन्ट्रा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, जैसे बायर के लिए बाय एग्रीज टू बाय, सेलर के लिए सोल्ड एग्री टू सेल है, राइट। उसी तरीके से सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 4 पे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट सेशन पे हम रिज्यूम करेंगे। नेक्स्ट डे जो हमारा रहेगा लाइव सेशन रहेगा दोस्तों। ओके, फ्री कंसेंट पे हमने डिस्कशन कर लिए थे सारे के सारे क्वेश्चंस को। उसके आगे, राइट, जो है अपना दैट इज एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, उस पे जो है हम लाइव सेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पे, उसके प्रोविजंस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।